All right, good morning, class. This is a lecture especially for IGNOU students whose exams are going on. Firstly, let me just tell you that we'll be talking about this chapter. ये जो आपका paper है business related है. So there are few things that you people should be knowing when you are dealing with this chapter. That is, बिजनेस आप कभी भी इन्वॉल्व होंगे बिजनेस में, या फिर इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन सर्टेन स्टॉक्स, या फिर इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन सर्टेन कैपिटल, और इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन सर्टेन फाइनेंस, इन सारी चीज़ों में आप क्या चाहोगे कि आपका मॉनेटरी वैल्यू कम हो और आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो, राइट? योर प्रॉफिट शुड इंक्रीज एंड योर इन्वेस्टमेंट्स शुड बी लेस. तो ये सब चीज़ों के लिए जब आपका इन्वेस्टमेंट लेस हो, तो ये 2-3 बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे, then it would be easy for you people to grasp the things and it would be easy for you people to understand the points. आपको ये पूरा पेपर ही बहुत easy लगेगा. उसके बाद इको 01 जो आपका पेपर है, ये बहुत easy लगेगा जब आपको ये 2-3 बातें दिमाग में रहेंगी. And then when we'll be talking about the questions ना, then it would be clear. So let us just get started. पहला क्वेश्चन हमारा आपको पेपर में इग्नू में पूछा गया है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बिजनेस एंड कॉमर्स. कॉमर्स और बिजनेस में फ़र्क क्या होता है? So here are the notes. So by definition, commerce refers to the process of buying and selling the products and services. Commerce का मतलब क्या होता है कि आप कुछ खरीदें और कुछ प्रोडक्ट्स को बेचें, प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को, इसको हम बोलते हैं commerce. Then these products or services have a specific value in the market and they get exchanged between two entities in return for something valuable like money. अगर आपका पैसा है या अगर आपका कुछ entity है, तो उसके लिए उसके return में, मतलब जिस तरीके से हम लोग पहले trading वगैरह करते थे वो सब. So that is something known as commerce. Then there is something business. Business क्या है? Business on the other hand refers to the process through which a person or a company makes a profit. See, when I'm talking of commerce, commerce में मेरे मुंह से कुछ profit वाली बात नहीं निकल रही है, but when I am talking of business, तो business में our mind should be in such a way that हमारा business होना चाहिए और हमारा profit होना चाहिए. It involves buying and selling of goods, services, इसमें भी है, but it also involves the management of raw materials, handling of processes and financial aspects only to make profit. So here the profit word is involved, that is a business, right? So I think I have made myself clear. Therefore we can say that business एक wider concept है, whereas commerce एक just subset है. आप ये भी बोल सकते हो कि business की मैं बात करूँ तो business is a superset और उसके अंदर आपका आता है commerce, right? Something like this. यहाँ पर एक टेबल मैंने दिया है just to understand the difference on a broader way. 3 चीज़ें होती हैं, मतलब एक्चुअली हम मार्केट में जब जाते हैं, सो देर इज़ समथिंग नोन एज बिजनेस, देन देर इज़ अ कॉमर्स एंड देन देर इज़ अ ट्रेड. तो ये टेबल आप थोड़ा सा समझ लेंगे, देन इट वुड बी ईजी फॉर यू टू ग्रास्प थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, so business involves the production and transfer of goods and services. It needs working and fixed capital on larger scales. Then it includes commerce, trade and industry. और बिजनेस के अंदर रिस्क भी मैक्सिमम है. ट्रेड एंड कॉमर्स जो है दैट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस, राइट? लेकिन अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स मेनली कंसर्न्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज. लो फिक्स्ड कैपिटल एंड मोर वर्किंग कैपिटल इज नीडेड. आप इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं. यहाँ पर आपका फिक्स्ड कैपिटल जो है वो कम होता है और वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होता है, ठीक है? इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड्स, मतलब जो भी आपके टैक्स टूक्स है वो सारा कुछ इसमें होता है. इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है. देन ट्रेड इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ कॉमर्स एंड इट कैन नॉट फंक्शन विदाउट इट, ठीक है? तो कॉमर्स में ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज काम नहीं होगा. अब ट्रेड क्या है? ट्रेड जो है इट हैपन्स बिटवीन 2 पार्टीज, 2 पार्टीज के बीच में होता है. एक बायर होता है और एक सेलर होता है. वर्किंग कैपिटल यहाँ पर कम होता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस. बिजनेस अच्छा चल रहा है तो वर्किंग अच्छा है, अदरवाइज कम चल रहा है. देन इट इंक्लूड्स फॉरेन एंड ह्यूमन ट्रेड, और यहाँ पर लीस्ट रिस्क है. एंड विदाउट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इट कांट बी जस्टिफाइड. तो एक बार इस टेबल को आप देखेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाएगी, वो ये होगी कि हाउ वुड यू डिफाइन बिजनेस, हाउ वुड यू डिफाइन कॉमर्स एंड हाउ वुड यू डिफाइन ट्रेड, राइट? किस में आपको ये पता होना चाहिए कि किस में वर्किंग कैपिटल कम है, किस में आपका कैपिटल कम लग रहा है, फिक्स्ड कैपिटल कम लग रहा है, किसके अंदर आपको ट्रेड और कॉमर्स को इंक्लूड करना है या नहीं करना, और किसके अंदर होम ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड भी इंक्लूडेड है. तो इस तरीके से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वी हैव डिवाइडेड द वर्ड्स. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स. ट्राइफिकेशन हमने की है.
So that was your this question. Next question is, how would you distinguish between capital market and money market? Next question. आपके एग्जाम्स में आया हुआ है capital market and money market, which is important. Now, by money market, I mean it is a good place for individuals, banks, and other companies and governments to pack cash for short पीरियड ऑफ टाइम. मनी मार्केट का मतलब है आपने ऐसी मार्केट लगाई जिसमें आपका दिमाग में सिर्फ पैसा चल रहा है, थोड़े वक्त में आपने पैसा कमा लिया, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो एक साल में भी, एक उससे कम में भी, तो उसको हम बोल सकते हैं मनी मार्केट. जैसे अब दिल्ली में बहुत बार हर साल तो लगता ही है, एग्जाम्पल होता नहीं, एक ट्रेड फेयर लगता है, तो उसको मैं मनी मार्केट बोल सकती हूँ. इसका इंटेंशन है हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी इंपॉर्टेंट और अच्छा जो कल्चरल चीज़ें चल रही है उसको हम लोग एक जगह पे जॉट डाउन कर रहे हैं एंड देन वी आर फोकसिंग ऑन मनी. ठीक है. It exists so that businesses and governments that need cash to operate can get it quickly at a reasonable cost, and so that businesses that have more cash than they need can put it to use, right? The capital market is geared toward long-term investing. इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ जो customers हैं उनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं. हम चाहते हैं कि वो चाहे हमसे एक बार आके मिले, लेकिन इन्वेस्टमेंट वो लॉन्ग टाइम करें. कंपनीज स्टॉक्स भी इशू करे, बॉन्ड्स भी इशू करे, ताकि मनी रेज भी हो, सो दैट हमारा बिजनेस जो है वो भी ग्रो हो. सो दैट इज समथिंग अ मनी मार्केट. देन हाउ वुड यू डिफाइन कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट वो है जहाँ पर स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आर ट्रेडेड. यहाँ पर हम लोग स्टॉक्स और बॉन्ड्स को ट्रेडिंग करते हैं. ट्रेडिंग मीन्स वी आर मूविंग इट फ्रॉम आवर टू आवर एंड दे आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड एंड एनालाइज्ड फॉर क्लूज एज द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी एट लार्ज, द स्टेटस ऑफ एवरी इंडस्ट्री इन इट एंड द कॉन्सेंसस फॉर द शॉर्ट टाइम फ्यूचर. तो ये बोला जा सकता है, जब मैं कैपिटल मार्केट की बात कर रही हूँ तो मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि उसकी मूवमेंट चलती जाए ताकि हमारा कैपिटल इम्प्रूव होता जाए. सो इट इज़ नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म, इट इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म. दैट वॉज माई second question. Next, how would you distinguish between intensive distribution and extensive distribution? Intensive और extensive distribution को आप कैसे define करेंगे? So class, intensive distribution is used when mass marketing a product to cover as much ground as possible. जब हम लोग बहुत ज़्यादा marketing कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं intensive distribution of marketing. ठीक है. जो बहुत ज़्यादा आप मार्केटिंग कर रहे हो उसको बोला जाता है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन. एक और है सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट योर ब्रांड टू बी अवेलेबल ओनली इन द लिमिटेड आउटलेट्स. अगर आप चाहते हो आपका ब्रांड हर जगह अवेलेबल ना हो, कुछ कुछ कंपनीज में ही मिले, तो हम उसको बोलते हैं सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन. ये भी पता होना चाहिए. और एक होता है एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव मतलब वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन को और नैरो कर देता है. यानी मैं ये कह सकती हूँ कि इंटेंसिव अगर आपका आ रहा है तो उसके सबसेट में आ जाएगा सिलेक्टिव, और उसके भी सबसेट में मेरा क्या आ जाएगा, एक्सक्लूसिव, एज द नेम सजेस्ट्स, राइट. मैंने यहाँ पर एक पिक्टोरियल पिक्चर दिया है जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड इन अ ब्रॉडर वे कि अगर मैं इंटेंसिव की बात कर रही हूँ तो इंटेंसिव के नीचे डाउन में जाऊँगी तो सिलेक्टिव आएगा, और इसके भी डाउन में जाऊँगी तो मुझे एक्सक्लूसिव आएगा. इंटेंसिव में हम मार्केट में पेनिट्रेट तो कर रहे हैं, मार्केट के अंदर जा रहे हैं, एज मैनी आउटलेट्स एज पॉसिबल. कोई कैपिंग नहीं है स्टोर्स या लोकेशंस में. लेकिन जब मैं सिलेक्टिव की बात करती हूँ तो मेरे लोकेशंस भी कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टोर्स भी कम हो जाएंगे, और जो मेरा कंज्यूमर है उसको मैं टारगेट कर सकती हूँ, जिसको ख़रीदना है उसको. और एक्सक्लूसिव में हाई एंड एक्सक्लूसिव ब्रांड्स रखूँगी, लिमिटेड आउटलेट रखूँगी, और पर्टिकुलर लोकेशंस रखूँगी. तो इस तरीके से आप इसको ब्रॉडर वे में समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है कि इंटेंसिव और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? गवर्नमेंट कंपनी और एक पब्लिक प्राइवेट कंपनी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए, कंपनीज बोला जाए एग्जाम में या फिर एंटरप्राइज बोला जाए, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग. सो इट कुड बी ईदर पब्लिक और प्राइवेट. प्राइवेट का मतलब ये है कि हम एक सेगमेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. दीज आर ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और इवन अ सिंगल entity, and this sector comprises of countless companies that are divided based on the size and the functional capabilities. functional capabilities और size के depend कर हम इसको divide कर सकते हैं. ये small भी हो सकते हैं, medium enterprises भी हो सकते हैं, large भी हो सकते हैं, and they can be both privately or publicly traded
organizations, right? लेकिन when I'm talking of the public sector, that means that they are owned and controlled and managed by the government bodies. जब government body उसको देख रहा है तो that is my public sector. उनकी ownership, control, management जो होती है वो पूरा आपका गवर्नमेंट का रोल में होती है. वाइटली दीज कंपनीज कम अंडर द स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज एंड दे आर फंक्शनली एडमिनिस्टर्ड बाय देम. नोटेबली बहुत कम ही PSUs हैं या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो कि पार्लियामेंट या फिर जो गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट करते हैं. सो दैट इज द डिफरेंस. एक और चीज़ है कि पब्लिक एंटरप्राइज जो है देन इट इज़ फोकसिंग ऑन द cheaper goods and services as compared to the general people, and it includes the central government bodies, state government bodies, local bodies. तो ये broadly आप इसको आप government वाली sector में दे सकते हैं. ठीक है, next question देख लेते हैं फटाफट से. that is, एक सुपरमार्केट होता है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर होता है. इनके बीच में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सुपरमार्केट एंड अ डिपार्टमेंटल स्टोर? सी, अगर डिपार्टमेंटल स्टोर बोला जाए या डिपार्टमेंट स्टोर, सो इट इज़ ए लार्ज स्टोर दैट स्टॉक्स मेनी वेराइटीज़. बहुत वेराइटीज़ ऑफ गुड्स ये स्टोर करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में. ये एक रिटेल इस्टेब्लिशमेंट है ऑफ offering a large number of consumer goods belonging to the different product categories. ठीक है. डिपार्टमेंटल स्टोर्स में सेल क्लोथिंग, ज्वेलरी, एसेसरीज, होम अप्लायंसेस, कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज, टॉयज, पेंट्स, हार्डवेयर, कुछ भी रख सकता है. फिर इसी में आपको आता है सुपरमार्केट. सुपरमार्केट फिर क्या होता है? सुपरमार्केट इज ए लार्ज सेल्फ सर्विस रिटेल मार्केट. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. ये सेल्फ सर्विस रिटेल मार्केट है जो कि खाना और हाउस होल्ड गुड्स ही बेचता है. इट कुड बी डिस्क्राइब्ड एज अ लार्ज फॉर्म ऑफ ग्रॉसरी स्टोर. अगर मैं सुपर मार्केट की बात करूं मतलब मैं खाने फूड वाले आइटम्स की बात कर रही हूँ, सो इट इज़ कमिंग अंडर द ग्रॉसरी स्टोर. लेकिन अगर मैं यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर की बात कर रही हूँ तो एज द नेम सजेस्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, लेकिन हमारे पास उतनी ज़्यादा एसेसरीज और कमोडिटीज होंगी, राइट? सो supermarkets also have a wider selection than a traditional grocery stores. It could be also organized into aisles, and the aisles मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे डिपार्टमेंट जिसमें हो सकते हैं, गलियों को बोलते हैं वैसे aisles, and the customers can walk through these aisles. aisles as silent है and they can select the items that they want. आपने देखा है काफ़ी इंग्लिश मूवीज़ में, तो पता ही होगा आपको that they contain fresh produce, dairy, meat, baked goods, canned and पैकेट फूड एंड वेरियस नॉन फूड आइटम्स. मतलब स्टिल मैं बोलूँगी कि घर के रिलेटेड वाले जो काम है वो आपके सुपरमार्केट में आ जाते हैं, राइट? फिर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइक वॉलमार्ट, टेस्को, Costco, Wholesale, Kroger, Carrefour. So these are the examples of the popular supermarkets over the world. और अगर मैं डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपरमार्केट को अगर इंक्लूड कर दूँ, दोनों को ऐड कर दूँ, तो उसको हम बोलते हैं हाइपर मार्केट. इन दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए देन वी कॉल इट एज हाइपर मार्केट, राइट? सो द क्वेश्चन इज कंप्लीट हियर. देन डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या फ़र्क होता है, इसको हम फटाफट देख लेते हैं. See, as the name also suggests that equity shares have no special privilege attached. इसमें कोई special privilege नहीं है. These are the shares that have no preferential right on the payment of dividends. कितना किसको देना है, रीपे करना है in case of winding up, इसका कुछ privilege इसमें नहीं होता है. इक्विटी शेयर में कोई फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड भी नहीं है. डिविडेंड समझ रहे हो ना? अगर मान लो 1 लाख है तो उसका एक डिविडेंड यानी एक हिस्सा, एक पार्ट जो है मान लीजिए दैट इज़ 10K, एक पार्ट मान लीजिए दैट इज़ 50K, एक मान लीजिए दैट इज़ 23K. कुछ भी इस तरीके से कुछ एक डिविडेंड, कुछ एक पार्ट जो है, इसका कुछ राइट नहीं है कि कोई एक इंडिविजुअल उठकर बोलेगा. द रेट ऑफ द डिविडेंड ऑफ द इक्विटी शेयर्स डिपेंड्स ऑन द अर्नड प्रॉफिट. वो रेट उसी पे डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है एक कंपनी में ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. अकाउंटिंग ईयर मतलब द फाइनेंशियल ईयर. देन इक्विटी शेयर्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिस्क कैपिटल. इसको हम लोग रिस्क कैपिटल भी बोलते हैं बिकॉज दीज शेयर्स आर मोर स्पेक्यूलेटिव. इसमें क्या होता है, अगर आप रिस्क लेंगे उसके बाद ही आपको रिवॉर्ड
मिलेंगे। अगर रिस्क इन्वॉल्व होगा लूजिंग पार्ट में तो आपके शेयर में सिर्फ क्या आएगा, रिवॉर्ड नहीं आएगा, रिस्क आपने लिए और फिर भी आपको लॉस हो रहे हैं तो आपके अकाउंट में आ जाएंगे लॉसेस। सो रिवॉर्ड शेयर्स इन्वॉल्व द पेमेंट्स ऑफ द हायर डिविडेंड्स एंड एप्रिसिएशन इन द मार्केट वैल्यू। कहने का मतलब ये है, इक्विटी शेयर का मतलब ऐसा समझ सकते हो, अगर आप एक कोई भी जॉब कर रहे हो और उस जॉब को अगर वो डेली बेसिस पर है या फिर अगर वो कोई ऐसा है कि आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में आप पास हुए, कॉन्ट्रैक्ट आपका अच्छा चल रहा है, आप लोग लेकर आ रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो उस तरीके से, तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अगर आपको लॉसेस हो रहा है तो आप लॉस बियर भी करेंगे। देन वी हैव अ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के अंदर प्रिविलेजेस होते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स हैव द प्रेफरेंशियल राइट्स ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स एंड रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल। प्रेफरेंसेस शेयर्स हैव ए फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, बिल्कुल इसको ऑपोजिट, इसमें फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड भी मिलता है एंड इट इज़ अफिक्स्ड विद द इशू ऑफ द शेयर। सो प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं दे एंजॉय द राइट टू रिसीव द डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर बिफोर द इक्विटी शेयर्स। ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी द प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू बी रिपेयर्ड बिफोर द इक्विटी शेयर्स। तो इस तरीके से हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि आपके जो भी अमाउंट है आपको मिल जाता है और इक्विटी शेयर से पहले आपको ये पेमेंट मिल जाती है एंड यू हैव द प्रिविलेजेस, यू आर एंटाइटल्ड फ्रॉम द प्रिविलेजेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हाट आर द 5 एसेंशियल स्टेप्स ऑफ ए रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। अगर मैं पूछते हैं कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट में कौन से 5 एसेंशियल स्टेप्स होते हैं, वो ये है, पहले तो आप रिस्क को आइडेंटिफाई करिए कि रिस्क है क्या। रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपने रिस्क को एनालाइज करना है। देयर आर सर्टन स्ट्रैटेजीज, इसको चाहे तो आप थोड़ा और डिटेल में गूगल भी कर लेंगे कि वो क्या स्ट्रैटेजीज हैं जिससे हम लोग अपने रिस्क को एनालाइज कर सकते हैं। फिर हम लोग अपने रिस्क को इवैल्यूएट करते हैं या फिर रैंक देते हैं। मान लीजिए मेरा रिस्क नंबर 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है और ये रैंकिंग जो है वो जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मेरा रिस्क बढ़ता जा रहा है, तो रैंक के हिसाब से हमें रिस्क को ट्रीट करना है और फिर मॉनिटर और रिव्यू करना है। मॉनिटर इसलिए करना है क्योंकि अगर रिस्क आ गया, मान लीजिए इफ़ इट इज़ एट स्केल लेट्स से 5 और आपने उसमें मॉनिटर कर कर इवैल्यूएट कर कर ट्रीट करके इफ़ इट इज़ एट रिस्क 2 तो फिर भी आपको उसको रिव्यू कर कर देखना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक यूटिलिटीज़ क्या होती हैं। पब्लिक यूटिलिटीज़ आर दोज बिजनेस अंडरटेकिंग्स which provide necessary services to the society। आपको जो भी important services चाहिए सोसाइटी को वो पब्लिक यूटिलिटी के अंडर में आती है। जो अंडरटेकिंग होती है इट डील्स विद द सप्लाई ऑफ जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पावर, वाटर, ट्रांसपोर्ट, ये सब हमारी ज़रूरत है तो इन सब को हम लोग बोलते हैं पब्लिक यूटिलिटीज़। ये सारा काम आपके इसके अंदर में आ जाता है जो भी डे टू डे लाइफ में होता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ये है दैट यू हैव टू कंज्यूम प्रोटेक्ट दी कंज्यूमर्स। जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनको आपको प्रोटेक्ट करके चलना है, उनको आपको हमेशा सर्व करते रहना है। सप्लाई मैंने अभी बताया किस तरीके का होगा और ये सर्विसेज आपको ध्यान रखना है दैट यू हैव टू प्रोवाइड इट एट ए रीजनेबल रेट्स, आपको रीजनेबल रेट्स में देने हैं। दीज सर्विसेज बीइंग नेसेसिटीज कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इज पॉसिबल, सो द सप्लाई ऑफ दिस शुड नॉट बी एट अ लोअर प्राइस। ज़्यादा भी कम पैसे में नहीं होना चाहिए लेकिन कॉन्स्टेंटली आपको मेंटेन करना पड़ता है और हर बजट में हम लोग इसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन करते भी हैं, ठीक है। ये एक फीचर है आपके पब्लिक यूटिलिटी का। दूसरा फीचर है मोनोपोली पोजीशन। पब्लिक यूटिलिटी एंटरप्राइजेस आर गिवन अ मोनोपोली, इसको मोनोपोली दिया जाता है एक पर्टिकुलर एरिया में। ये वो अंडरटेकिंग्स होते हैं that are the outcome of the special legislations. Entry of other concerns is barred to these fields. इन fields में बाकी कोई बातें हम लोग नहीं लेकर आएंगे, कोई और इशू इसमें हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। मोनोपोली पोजीशन नेसेसरी है टू अवॉइड द डुप्लीकेशन, राइट। नेक्स्ट, स्पेशल फ्रेंचाइज आपको देना है। स्पेशल फ्रेंचाइज का मतलब है आप स्पेशल पावर्स और privileges दे रहे हो रेगुलर टाइम पर, that is being maintained. Franchise is a charter of special powers, privileges and duties as well. And public utility concerns may acquire and may use public property अगर उनको ज़रूरत पड़े तो। The powers are given in good faith and these concerns should not make misuse of these powers. तो उस तरीके से हम इनको स्पेशल फ्रेंचाइज भी दे सकते हैं पब्लिक को if they required, but then again it should be in good faith. good faith में ये होना चाहिए, right? Then large investments. पब्लिक यूटिलिटी को लार्ज इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होता है कैपिटल का और ये कुछ फिक्स्ड एसेट्स में ही हम लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग रेलवे लाइन ठीक करवा रहे हैं,
परचेज कर रहे हैं इंजन्स को, वेगन्स को, या फिर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, वो सब चीज़ें जिससे पब्लिक की हित में बात हो रही है, उनके कंसर्न में बात हो रही है. Then public regulations. Regulations से I mean that whenever you are giving, preparing something, you are taking the undertaking also कि आप उसको regularly maintain भी करेंगे. ठीक है. So railways are set up under a special act of parliament, and electricity boards are set up in different states by state legislature. So special acts हैं, they are maintained because certain powers and privileges are needed to maintain at a regular and efficient time. Right? तो ये आपको पता होना चाहिए. तो अभी हमने ऊपर जो क्वेश्चन किया टाइप्स ऑफ बिजनेसेस ये हो गया, स्टेप्स इन्वॉल्व, पब्लिक यूटिलिटी क्या है और उसके फीचर्स क्या है. नेक्स्ट अगर आपका आ जाता है तो वो ये है कि व्हाट आर द बिजनेस रिस्क्स. तो बिजनेस रिस्क नहीं, बिजनेस रिस्क हमने नहीं देखा ना, हमने सिर्फ स्टेप्स इन्वॉल्व देखे हैं. तो बिजनेस रिस्क यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन वील बी हैविंग दीज क्वेश्चंस टू बी डिस्कस्ड. ये भी यहीं डिस्कस करेंगे. बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क क्या होता है, इट एक्चुअली थ्रेटन्स ए कंपनी फाइनेंशियल गोल्स. रिस्क से क्या होता है, ऑब्वियसली फाइनेंसेस डाउन हो जाएंगे, रिस्क लोगे और फाइनेंशियल आपके क्राइसिस आ सकते हैं. ये इंटरनल भी हो सकते हैं, ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं. ठीक है. इट कुड बी due to political changes, it could be due to cyber security threats, it could be due to threats to the reputation, mergers, merge हो रहे हैं, कोई acquire हो गया है, health का crisis है, location hazards है. तो इन सब चीज़ों के वजह से आपके risks आ सकते हैं. ठीक है. अब business risks किस तरह के होते हैं, उनके types क्या होते हैं. तो first type is compliance risk. It is the risk to a company's reputation or finances that is due to a company's violation of external laws and regulations or internal standards. आपने कुछ rules regulations supposedly follow नहीं कर रहे हैं जिससे हमें कुछ फाइन देना पड़ रहा है या फिर हम लोग कस्टमर्स लूज कर रहे हैं. एक एग्जाम्पल मैंने सबके साथ दिया है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एम्प्लॉयज डू नॉट फॉलो द गवर्नमेंट सेफ्टी रेगुलेशंस वाइल बिल्डिंग द मशीन्स बनाते हुए वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसका बिहेवियर कैन बी कंप्लायंस रिस्क फॉर द कंपनी. नेक्स्ट होता है आपका सेकेंड रिस्क है लीगल रिस्क. लीगल रिस्क एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंप्लायंस रिस्क की है. वो तब होता है व्हेन अ कंपनी फेल्स टू फॉलो गवर्नमेंट रूल्स. कंपनी चाहती तो है रूल्स फॉलो करना लेकिन रूल फॉलो नहीं कर पाती है. एग्जाम्पल, if a factory fails to follow the regulations for population or hazardous waste, it could receive a fine from the government or experience a lower reputation among the consumers, stakeholders and community members. Next risk, strategic. Strategic कब होता है, when a company's business strategy, अगर business की strategy ही faulty है तब, और उसके एग्जीक्यूटिव्स फेल हो जाते हैं टू फॉलो अ बिजनेस स्ट्रैटेजी. एग्जाम्पल, इफ अ फार्मेसी चेन पोजिशंस इटसेल्फ इन द मार्केट as a provider of low-cost prescriptions and the competitor begins selling the prescriptions at a lower rate than the pharmacy chain, it puts the pharmacy chain at a strategic risk of losing profits to a competitor. What do I mean by this? I mean कि अगर कोई फार्मेसी चेन्स जो हैं उनकी ऐसी पोजीशन है कि वो कम पैसे में दूसरे वाले मार्केट में मिल जा रही है, तो हम वो प्रिस्क्रिप्शंस वहाँ से ले लेते हैं, तो अपना रेपुटेशन वो कंपनी ए जो है वो डाउन कर दे रही है एज़ कम्पेयर टू कंपनी बी. Next, you have a reputational risk. Reputational risk threatens a company's standing or public opinion. Reputational risk का मतलब ये है कि आप profit decrease कर रहे हो और confidence को भी lack कर रहे हो. Example, if there is a clothing company prints an offensive image of on a sweatshirt, एक sweatshirt है, उस पर वो एक offensive image लगा देती है, तो story पूरी viral हो गई social media में और उसमें कुछ negative coverage ले ली, तो इससे एक reputation आपकी ख़राब हो जाती है. You have to take care of all the things that you are talking. You have to take care of all the things that you are posting. Then operational risk. Operational risk occurs when a business day-to-day activities, अगर आपकी daily activities threaten to decrease its profits. Daily activities से आपके profits कम हो जाते हैं. Example, if a retail fashion business fails to train its customer service representatives on its refund policy and the representatives refuse the refunds for customers with defective products, then the company can experience operational risk. हुआ क्या? कंपनी बोलती है आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपका डिफेक्टिव प्रोडक्ट हुआ, लेकिन जो कंपनी है उसके ऊपर वाली जो कंपनी है वो बोलती है हम ऐसा तो कुछ हम लोग इन्वॉल्व नहीं करते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस मिसअंडरस्टैंडिंग देयर कुड बी ऑपरेशनल रिस्क्स. देन ह्यूमन रिस्क्स.
ह्यूमन रिस्क तो कहीं पर भी होते हैं, इवन ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन बिजनेस ऑल्सो. सो इट कैन अराइज फ्रॉम एम्प्लॉइज फेलियर टू परफॉर्म देयर एसेंशियल ड्यूटीज़ इन द वर्क प्लेस. आप ड्यूटीज़ नहीं कर पा रहे हो ठीक से, और ड्यू टू इंटेंशनल एक्शंस लाइक थेफ्ट और फ्रॉड. एग्जाम्पल, alcohol abuse can cause employees to make mistakes at work, which can lower the productivity, and the lack of productivity can cause the business to lose profits, right? Then there is a security risk. Security risk का मतलब ये है, अगर आप साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपकी इतनी इफेक्टिव ट्रेनिंग नहीं है. Example, if an insurance company has a weak policy for employee passwords, it can pose a security threat for the company. Next, financial risks occur when a company doesn't perform the debt management and the financial planning tasks. आपने बोला कि आप ये काम करके पैसा वापस करेंगे, नहीं कर पाते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क हो जाते हैं. एग्जाम्पल, अ मार्केटिंग कंपनी टेक्स आउट अ हाई इंटरेस्ट लोन, ले लेती है इन एंटिसिपेशन कि मेरा ग्रोथ ही ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होने के बाद आप देखते हैं कि ग्रोथ हो ही नहीं रही है, तो उसके बाद आपका जो लोन है आप वापस नहीं कर पाए. तो ये कुछ रिस्क्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो एक बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं. तो व्हाट is a business risk and what are its types, that is also important. Steps involved in risk management done. Next question for the day, outline the factors which influence the choice of distribution channel. Distribution channel क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. Then आपको बताना है कि what are the factors affecting the choice of distribution channel, that is the next question. So the selected channels, जो भी आप channels select कर रहे हैं, जो भी रास्ता select कर रहे हैं, it must have lowest cost, उसका पैसा कम होना चाहिए with the maximum overall profit. मैं शुरू से ये बोल रही हूँ. It should also be remembered that there is no single channel of distribution that will always result in optimum profit. हमेशा कोई भी एक ऐसा channel नहीं है जिससे आपको हमेशा profit ही मिलता रहेगा. The integrated marketing concept has prompted many manufacturers to employ several kinds of channels. अब कौन से फैक्टर्स हैं? एक होता है मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स. आपको कस्टमर्स देखना है कि वो कस्टमर्स किस तरह के हैं, उस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजाइज करना है. कंपटीशन देखना है, मार्केट में कैसा कंपटीशन है, उस हिसाब से अपनी मार्केट को आपने स्ट्रैटेजाइज करना है. एग्जिस्टिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उस तरीके से आपने खुद को चैनलाइज करना है. ये सारी बातें आपकी आती हैं इन द मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स. फिर एक होता है प्रोडक्ट फैक्टर्स. Now, since it is the product which is to be distributed, the product characteristics also have to be analyzed. आपको ये देखना है जो प्रोडक्ट आप भेज रहे हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है. उसके लिए we have certain points like perishability. If the products are highly perishable, then the channel must be short or even direct marketing would be suitable. Highly perishable, बहुत अच्छी क्वालिटी के आपके पास काम प्रोडक्ट है तो आपको चैनल को इतना ज़्यादा मार्केटिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है. अगर मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ या मुझे लगता है कि मेरे बहुत अच्छा चीज़ है तो मुझे टाइम नहीं रहेगा कोई भी चीज़ में, मैं फटाफट से पहचान में आ जाऊँगी. लेकिन अगर मुझे लगता है कि मेरे में कुछ फ्लॉ है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा. क्यों लग जाएगा? खुद को पॉलिश करते रहना पड़ेगा. This is because long channels of distribution with large number of intermediaries delay the distribution of the goods. फिर nature of product क्या है, उसमें अंदर टेक्निकलिटी क्या है, और एक यूनिट वैल्यू क्या है. एक यूनिट का पैसा भी आपको देखना है. अगर आपकी क्वालिटी ज़्यादा है तो आपका पैसा भी ज़्यादा होना चाहिए. माइंडेड, यहाँ पर आपका पैसा कम नहीं होना चाहिए. अगर आपको लगता है आपका प्रोडक्ट 1000 रुपये का है तो आप उसमें लॉस कर 1000 रुपये नहीं करेंगे. आप आपका प्रोडक्ट को आप कोशिश करेंगे कि मैं 1000 10 रुपये में ही बेचूं. ठीक है, 10 रुपये आपको प्रॉफिट करना ही करना है. देन कंपनी के फैक्टर्स क्या होते हैं? Now, company has to look within and understand itself while choosing a channel of distribution. It has to understand its requirements, strengths and weaknesses. कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखना है, फिर उसको देखना है कि उसका एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल कितना है. कंट्रोल डिजायर्ड इन दिस कंटेक्स्ट का मतलब ये है that the ability of the company to exercise the control over channels of distribution in matters like resale price, मेंटेनेंस, टेरिटरी रिस्ट्रिक्शंस. जितना आपका चैनल लंबा होता जाएगा उतना आपका कंट्रोल कम होता जाएगा. फिर कंपनी की रेपुटेशन भी आपने मेंटेन करनी है. ये सारी चीज़ें आप अपनी मार्केटिंग पॉलिसीज़ में डाल सकते हैं. देन देर आर सर्टन चैनल रिलेटेड फैक्टर्स. इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपकी चैनल की एबिलिटी क्या है, हाउ एबल यू आर. सेकेंड, द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द चैनल्स अगैन. देन द एबिलिटी टू प्रोवाइड आफ्टर सेल्स सर्विस. आपने अपने आप को
मार्केट कर लिया, उसके बाद आप कैसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं. देन देयर आर सर्टन एनवायरमेंटल फैक्टर्स. एनवायरमेंटल फैक्टर्स से मतलब ये है कि आपकी कंपनी कुछ इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है. नो बाय इन्वायरमेंट आई मीन दैट इन्वायरमेंट विद इन विच द कंपनी एंड द चैनल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर प्रेजेंट. देन इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है. लीगल फैक्टर्स. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. लीगल फैक्टर का मतलब ये है दैट अ कंपनी इज फ्री टू डिसाइड अबाउट इट्स चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन as long as the activities are legal. There are certain legal factors, however, which must be considered while deciding the channels of distributions and arrangements with them. Certain types of arrangements within the channels of distribution in the form of sole distributorship or in the cases of certain essential commodities may be objectionable under law. Objectionable भी हो सकते हैं. Therefore, such legal factors are to be considered. Then the fiscal structure. Fiscal say I mean that it refers to the certain indirect taxes levied by the state government. तो जो भी indirect है वो भी आपको दे देने हैं. Then that was all. इस तरीके से ये कुछ factors हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं. Next question क्या था? ये हो गया है हमारा. नेक्स्ट इज डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ रेजिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल. शॉर्ट टर्म कैपिटल को रेज करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर. तो इसको हम फटाफट लेट्स जस्ट मूव टू द क्वेश्चन क्विकली. नाउ दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस करना है या शॉर्ट टर्म फंड इंक्रीज करना है तो उसके क्या मेथड्स होते हैं. पहला होता है ट्रेड क्रेडिट. Trade credit refers to the credit granted to the manufacturers and traders by the suppliers of raw material, finished goods, components, etc. आपको ट्रेड क्रेडिट का मतलब ये है कुछ पैसा ट्रेड करने से पहले आपको मैन्युफैक्चरर्स या ट्रेडर्स को दे दिया जाता है. यूजुअली बिजनेस इंटरप्राइजेस बाय द गुड्स ऑन 30 to 90 days क्रेडिट दे दिया जाता है 30 से 90 दिन के लिए. 90 दिन में. Then this means that the goods are delivered but the payments are not made until the expiry of the product of the credit. जब तक आपकी पीरियड ऑफ क्रेडिट एक्सपायर नहीं होता है तब तक पेमेंट नहीं होगा और मैन्युफैक्चर करता रहेगा, ट्रेडर ट्रेड करता रहेगा. राइट. देन बैंक क्रेडिट. बैंक क्रेडिट क्या है कि कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं दे यूजुअली प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू द बिजनेस फर्म्स जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक क्रेडिट. When bank credit is granted, then the borrower gets a right to draw the amount of credit as and when needed. जब चाहिए तब उतना पैसा ले सकता है. इसके अंदर आपको पता है लोन्स ले सकते हैं, एडवांसेस, कैश क्रेडिट कर सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं. बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि when a bank allows its depositors or its account holders to withdraw the money in excess of the bank in his current deposit account to a specified limit, it is known as overdraft facility. मतलब ये कि जो भी डिपॉजिटर्स हैं या जो भी अकाउंट होल्डर्स हैं अगर उनको अपना पैसा जो है एक्सेस ऑफ बैलेंस में निकालना है तो वो निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है. समथिंग यू कैन से जैसे आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है ना, क्रेडिट लिमिट, बिल्कुल उसी तरीके से आपको मिल जाता है. बट इट इज़ प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर. बोरोवर कितना वर्दी है, कितना वापस दे सकता है. नहीं दे सकता है तो ये फैसिलिटी उसको नहीं मिलती है. इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ओनली ऑन द ओवरड्रॉन फैसिलिटी. जो भी उसने एक्स्ट्रा ओवरड्रॉन मनी लिया है सिर्फ उसी पे आपका इंटरेस्ट लगता है. एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द केस ऑफ ओवरड्राफ्ट बैंक इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू द चार्ज अंडर द कैश क्रेडिट. देन अगर बिलिंग है तो बिलिंग की डिस्काउंटिंग भी करा जा सकता है. फैक्टरिंग भी इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है. फैक्टरिंग एक ऐसा मेथड है जिससे आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस को रेज कर सकते हो अपने बिजनेस में ताकि आपको एडवांस मनी मिल जाए बैंक से. ठीक है. और एडवांस मनी अगर मिल जाएगा सो इट वुड बी रियलाइज्ड फ्रॉम द डेटर्स. बाय दिस मेथड द फर्म शिफ्ट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग द आउटस्टैंडिंग अमाउंट फ्रॉम डेटर्स ऑन द पेमेंट टू अ स्पेसिफाइड चार्ज. तो ये एक मेथड भी आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो. फिर इंस्टॉलमेंट क्रेडिट. अगर आपको क्रेडिट इंस्टॉलमेंट में पे करना है वो भी कर सकते हो. देन देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स. ये भी एक तरीका है. सो डिपॉजिट्स मेड बाय वन कंपनी with another company for a short term is known as इंटर कोऑपरेट डिपॉजिट्स. एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ में कुछ डिपॉजिट कर रहा है तो उसको बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स. इट इज़ अ टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड डेट. ये इतना सिक्योर्ड डेट नहीं है. इट इज़ अरेंज्ड बाय अ ब्रोकर. ब्रोकर इसको
अरेंज करता है, एंड दिस इज अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस. दिस सोर्स ऑफ फाइनेंस इज फ्री from legal formalities. ICTs are kept secret and they are not to be disclosed to the public. The interest payable depends on the amount and the period of deposit, and there is no organized market for exchanging these deposits. Right? तो ये भी आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पूछा जाता है आपसे कि एक कस्टमर का और एक बैंक का क्या रिलेशनशिप होता है, सो इट इज़ एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट. एक कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशनशिप होता है, एंड इट इज़ जनरली क्लासिफाइड एज डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप. एक क्रेडिट कर रहा है और एक उसका कर्जदार हो रहा है. So this means that when a bank or other type of ADI accepts money from the customer, it does it so a borrower on terms may be implied. The money is then owned by the bank to use as it pleases, and the customer has the right to ask for the money back. That is, यहाँ पर demand हो रहा है और एक please कर रहा है. ठीक है. The deposits in the Australian ADIs are guaranteed to be this much dollar per deposit by the federal government, which ensures that if the bank collapses, अगर बैंक collapse हुआ तो customer के deposits protect हो जाएंगे. Bank can impose additional terms and conditions on deposits depending on the type of account. Example, customer is usually required to give notice of withdrawing funds from a term deposit before maturity. Maturity होने से पहले उसको notice देना पड़ता है. As a general rule, the terms and conditions cannot be varied unilaterally by any party. Another aspect of banker-customer relationship is one of the agent and principal. While paying and collecting the checks and payment when accepting the values for safekeeping in a safe deposit box. मतलब बैंक वो है जो चीज़ देता रहेगा every time it is giving, और कस्टमर वो है जो हमेशा ये अमाउंट को लेता रहेगा. तो चाहे वो कोई एक सेफ कीपिंग हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन, नो, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द वेराइटी ऑफ बैंक्स. किस तरह के बैंक्स आप यूज़ कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है. एक मैंने लेक्चर डाला है अभी अपने नाइलेट के स्टूडेंट्स के लिए, मैंने एक लेक्चर डाला है और ऑन द फाइनेंशियल फाइनेंशियल टूल्स. उसमें ज़रा आप जाएंगे तो एक बार देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि बैंक का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल क्या होता है, एजेंट क्या होता है, सेफ कीपिंग क्या है, बैंक्स के किस तरह के टाइप होते हैं, डिपॉजिट के किस तरह के टाइप्स होते हैं ना. दैट इज़ वेरी बेसिक टाइप ऑफ लेक्चर दैट आई हैव प्रिपेयर्ड. एक बार सर्च करिएगा फाइनेंशियल टूल्स का. इफ़ यू विल बी आस्किंग मी फॉर द लिंक ऑल्सो, दैट वुड बी गिवन लेटर ऑन. अगर आप बोलोगे लिंक नहीं मिल रहा है तो मैं बता दूंगी, अदरवाइज़ मेरा जो फाइनेंशियल टूल्स वाला देख लेंगे तो उसके बाद अब इस चैप्टर को जब करेंगे तो आपको काफ़ी और चीज़ें दिमाग में रहेंगी. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी. आप एडवर्टाइज कर रहे हो या आप पब्लिसिटी कर रहे हो, इसमें फ़र्क क्या है. सी, दैट इज़ माई नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. दिस इज़ माई नेक्स्ट क्वेश्चन. So advertising is marketing as well as promotional tool in the hands of the company, which conveys a message about the company or a product to the viewers, listeners or readers. It is aimed at persuading customers to choose the company's product over the product offered by competitors. यानी आप सिर्फ मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को प्रमोट भी कर रहे हो. उसका मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट. और पब्लिसिटी भी एक प्रमोशनल टूल है, बट इट इज़ नॉट सेम एज एडवर्टाइजिंग. इट इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी. ये रियलिटी पे बेस होता है, एंड इट इज़ नीदर स्पॉन्सर्ड और नॉर इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी कंपनी और रिप्रेजेंटेटिव्स. ये किसी कंपनी के अंडर में नहीं होता है. कंपैरिजन के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल ज़रूर इन्वॉल्व कर दिया था. See, the activity of generating advertisements of the products and services to commercialize them is advertising, commercialize करने के लिए. And the activity of providing the information about an entity or a product or an individual or a company to make it popular is publicity. पॉपुलर करने के लिए अगर आप कर रहे हो तो हम उसको पब्लिसिटी बोलते हैं, और एडवर्टाइज़ करते हो कोई चीज़ को कमर्शियलाइज़ करने के लिए. ठीक है. तो एडवर्टाइज़ आप देखिए किसको करोगे, जैसे कोई मूवी की एड्स हो गई या फिर कोई प्रोडक्ट्स हो गए, उनको करोगे. और पब्लिसिटी आप किसको करोगे, कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी जिसको फेम चाहिए, उसको हम पब्लिसिटी बोलेंगे. देन व्हाट इज़ इट? इट इज़ व्हाट द कंपनी सेज अबाउट द प्रोडक्ट. इट इज़ व्हाट अदर्स सेज अबाउट द प्रोडक्ट. कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलती है उसको बोलते हैं हम लोग एडवर्टाइजिंग, और बाकी लोग प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं पब्लिसिटी.
देन इसमें कॉस्ट क्या इन्वॉल्व है, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, और पब्लिसिटी तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है. नाउ इट इज़ गिवन बाय द कंपनी एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव एंड इट इज़ गिवन बाय द थर्ड पार्टी. इज इट अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी? येस, इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी कंपनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या होता है और उसके वेराइटी ऑफ टाइप्स आप हमें बता दीजिए. राइट, सो एडवर्टाइजिंग मीडिया हैज़ बिकम अ कॉमन नीड ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुडे. हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एडवर्टाइजिंग मीडिया की ज़रूरत होती है. देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट दैट एडवर्टाइजिंग इज़ अ ग्रेट फोर्स ऑफ प्रमोशंस नाउ रिगार्डेड एज एन इफेक्टिव एंड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट. एडवर्टाइजिंग मीडिया की कंसिड्रेशन अगर आप पूछेंगे, सो इट इज़ अ फर्म देयरफॉर बिफोर सिलेक्टिंग एंड एडवर्टाइजिंग मीडिया टेक्स इनटू कंसिडरेशन. आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है. आपकी एडवर्टाइज्ड का या एड का कॉस्ट कितना लगेगा, उसका सर्कुलेशन का एक्सटेंट कितना है, उस एडवर्टीज़मेंट का टाइम कितना है, उसका क्वालिटी कितना है, वो फ्लेक्सिबल कितना है, वो इफ़ेक्टिव कितना है, क्या वो एडिट हो सकता है कि नहीं, क्या उसके रिलेशनशिप मार्केट के साथ बन सकता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. देन एडवर्टाइजिंग मीडिया हैज़ बिकम अ कॉमन नीड ऑफ एवरी मार्केट टुडे. और आपको मैं ये चीज़ अभी बता चुकी हूँ. अ फर्म दैट हैज़ टू स्पेंड मनी टेक्स प्रॉपर केयर इन planning the expenditure on advertising. It is defined as a medium which is the most effective for including the people to purchase its goods and services. तो ये एक तरीका, एक मीडिया है जिससे आप अपने आप को एडवर्टाइज कर सकते हैं. ये मैंने अभी आपको बता दिया है. Generally, the medium which is being selected, some of each of the above qualities, the advertiser therefore chooses the advertising media which is the most suited to the requirements, most suited जो उसको होगा. उसके टाइप्स आप देख सकते हैं. आप एडवर्टाइज कर सकते हैं न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, रेडियो में, टीवी में, फिल्म में, इंटरनेट में, डायरेक्ट मेल कर सकते हो, आउटडोर ट्रांसपोर्टेशन एंड दी पॉइंट एट परचेज, कहीं पे भी आप कर सकते हो. देन प्रोडक्ट सैम्पलिंग एंड देन प्रीमियम भी कर सकते हो. Next question and the last question for the day. Discuss how does a letter of credit help in financing foreign trade. अगर आपको फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करना है तो उसमें किस तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट आपको मदद करता है. तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है क्लास? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच इज़ सेंट फ्रॉम अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो एक बैंक भेजता है, दैट गारंटीज दैट अ सेलर विल रिसीव अ बायर्स पेमेंट ऑन टाइम एंड फॉर द फुल अमाउंट. ये लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब ये है, बैंक भेजता है सेलर को कि उसको उसका पैसा टाइम पर मिल जाएगा और पूरा अमाउंट मिल जाएगा. इट इज़ यूज्ड विद इन द इंटरनेशनल ट्रेड इंडस्ट्री. A letter of credit or a letter from a bank guarantees that a buyer's payment to a seller will be received on time and the correct amount. If the buyer is unable to make the payment on the purchase, and the bank will be required to cover the full and remaining amount of the purchase. It may be offered as a facility. अगर बैंक वो अमाउंट नहीं दे पाता है लेटर ऑफ क्रेडिट देने के बाद भी, तो उसको वो पूरा पैसा खुद भरना पड़ता है. So what are the key takeaways of letter of credit? A letter of credit is a document sent from bank that guarantees that a seller will receive the amount on time and the full amount. Letter of credits are often used within the international trade industries. There are many different letters of credit, including one called revolving letter of credit, and banks collect a fee for issuing letter of credit. Okay, we have another question also. तो इसको भी एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में कितना डिफरेंस है, क्या है? सो द सिग्निफिकेंट डिफरेंस इज दैट एंटरप्रेन्योर इज द इनिशिएटर और द फाउंडर ऑफ द स्टार्टअप. जो स्टार्टअप बना रहा है उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, एंड इन कॉन्ट्रास्ट द लैटर इज सिंपली एन एम्प्लॉय इन द एग्जिस्टिंग. और इंट्राप्रेन्योर होता है एक एम्प्लॉय जो उस कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन बोथ आर इन्वॉल्व इन डेवलपिंग द इनोवेटिव आइडियाज एंड प्रोडक्ट्स, बट देयर गोल्स डिफर. एंटरप्रेन्योर एम्स to produce something new in the market of the socio-economic value, and an intrapreneur aims to make innovations to improve the efficiency and the productivity of the established company. कंपनी बना दी, मान लीजिए कंपनी का नाम है ABC, तो वो काम जो होगा वो होगा किसका? इनका एंटरप्रेन्योर का. और उस कंपनी को राइज करवाने के लिए जो भी आइडियाज़ देनी है, जो भी टूल्स लगेंगे, वो किसका काम होता है? इंट्राप्रेन्योर का, राइट?
फिर फैक्टरिंग मैंने अभी बताया था, फैक्टरिंग इज़ अ टाइप ऑफ फाइनेंस इन विच अ बिजनेस वुड सेल इट्स अकाउंट्स रिसीवेबल या फिर इन्वॉइसेस टू अ थर्ड पार्टी। फैक्टरिंग में हम अपने इन्वॉइसेस को थर्ड पार्टी को देते हैं ताकि हमारी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स पूरी हो सकें। अंडर द ट्रांजेक्शन बिटवीन बोथ द पार्टीज जो फैक्टर हम देते हैं दैट वुड पे द अमाउंट ड्यू ऑन द इन्वॉइसेस माइनस द कमीशन और द फीस। तो फैक्टर वो अमाउंट है जो भी आपका फीस या कमीशन, जो भी टोटल, मान लीजिए आपका जो भी टोटल हुआ उसमें से जितना भी आपका फीस या कमीशन माइनस करके जो बच गया दैट इज़ द फैक्टर दैट इज़ टू बी पेड। या फिर आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं फैक्टर, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो इफ़ आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई या कोई भी अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई और उसकी मान लेते हैं अगर सैलरी है 50,000, ठीक है, तो 50,000 जो है दैट इज़ समथिंग नोन एज ग्रॉस, वो उसका टोटल है, ठीक है। उसमें से मान लेते हैं उसका कुछ अमाउंट टैक्स टूक्स में कट जाता है, लेट्स से 10,000 रुपये उसके कट जाता है, तो जो माइनस कर मिलता है 40,000 दैट इज़ समथिंग नोन एज अ फैक्टर। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई होप क्लास आपको आपके एग्जामिनेशन से पहले ये बहुत लेक्चर काम आएगा। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट्स, इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो please go through that lecture, the previous lecture which is on the financial tools. It is going to help you out class. पहले उस lecture को देख लेंगे then it would be better for you to understand these terms, और इसको complete कर लीजिएगा and let us know how your exams are going. आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके एग्ज़ाम्स ठीक हो रहे हैं कि नहीं, एंड सजेस्ट अस टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स, एंड ऑल्सो डू लेट अस नो और कौन से सब्जेक्ट्स हैं फॉर विच यू रिक्वायर हेल्प. सो दैट इज़ ऑल क्लास. थैंक यू.